नमस्कार मित्रों, अब एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ जिसका नाम है संज्ञा। हिंदी व्याकरण का हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा के विषय में आप विस्तृत जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा किसे कहते हैं इत्यादि पॉइंट से हम इसको समझेंगे, छोटे छोटे पॉइंटों से समझेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो आइए समय को ज्यादा डिले न करते हुए, समय को उपयोग में लेते हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है संज्ञा। आप कलम और कॉपी के साथ बैठे, यहां से कुछ अद्भुत चीजें आपको मिलेंगे संज्ञा के तत्पर से। आप उसको नोट करते रहिए और ध्यान से पढ़ें। आज की क्लास बहुत ही अद्भुत क्लास है जो कि संज्ञा के ऊपर डिपेंड है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमको पढ़ना है संज्ञा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। संज्ञा, देखो, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, मेरे अनुसार कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कुछ न कुछ नाम ना हो। अगर दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है जिसका कोई नाम नहीं है तो वो संज्ञा नहीं है। अब मुझे नहीं लगता हमको नाम मालूम हो या ना हो, लेकिन दुनिया में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसका कोई नाम ना हो। अर्थात दुनिया में संपूर्ण वस्तु कोई न कोई संज्ञा है। घर द्वार, आकाश पाताल, सूक्ष्म कीड़े मकोड़े, मनुष्य के पहनावा ओढ़ावा, खाना पीना, कुछ भी चीज हो, हर एक चीज का कुछ न कुछ नाम है और वह कोई न कोई संज्ञा कहलाता है। आइए आगे देखते हैं, छोटे छोटे पॉइंटों से समझते हैं। हमने बड़े अद्भुत अद्भुत पॉइंट चुन चुन के यहाँ पर पॉइंट हमने रखे हैं। जैसे पहले पॉइंट में ये भूमिका हम पढ़ा रहे हैं, अभी संज्ञा चालू नहीं है। संज्ञा की भूमिका पढ़े हैं पहले। संज्ञा है क्या ये जाने। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा में यह कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, ठीक है, इनके नाम को कहा जाता है संज्ञा। इनका कुछ न कुछ जो नाम पड़ा है, मेरे हाथ में है इलेक्ट्रॉनिक पेन, ठीक है, ये एक संज्ञा है, इसका भी नाम है, संज्ञा है। या आपके सामने जो कुछ दिख रहा है सब कुछ न कुछ नाम है इसका, सभी क्या है, संज्ञा है। दूसरी पॉइंट है, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है, नाम ना हो। अर्थात सभी वस्तुएं कोई ना कोई संज्ञा होती है। जी, जो पॉइंट मैंने शुरुआत में बोला वही पॉइंट यहां लिखा भी है कि दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका कोई नाम ना हो। अर्थात दुनिया के प्रत्येक वस्तु कोई न कोई संज्ञा है, यानी सबके नाम है। मुख्यतः संज्ञा तीन होती हैं। कितने होते हैं? तीन। जो वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में तुरंत झटका रहे, सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, तीन बता रहे हैं। तीन नहीं होते, हम तो 5 पढ़े थे। जी नहीं, आप लोग जो पढ़ के आए हो उसी को तो सुधारना है, जहां जहां गलती करके आए हो, ठीक है। वर्णमाला में आप लोगों को बहुत कुछ सुधारे होंगे, बहुत कुछ गलत पढ़ के आए थे, उसको सही करना है। पढ़े तो आप सब कुछ है, लेकिन सिस्टम क्या है इसका, पढ़ने का तरीका क्या है। आइए देखते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मुख्यतः, एक शब्द लिखा है मुख्यतः, मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके सामने है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 मुख्य रूप से संज्ञा होते हैं। लेकिन नोट है, इस नोट में क्या लिखा है? जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। ये बीच वाली जो है जातिवाचक, इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? यहां आपके सामने है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो उस तरह से सामान्यतः, यहां मुख्यतः है, ये क्या है, ये मुख्यतः है और ये सामान्यतः है। मुख्यतः 3 और सामान्यतः कुल 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। कितने माने जाते हैं? 5 प्रकार के। तो जिनको हम ये दोनों को द्रव्यवाचक समूहवाचक, ये द्रव्यवाचक समूहवाचक जातिवाचक के ही 2 भेद है। जातिवाचक के 2 भेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक।
मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के संज्ञा होते हैं। तो सामान्यतः कुल 5 प्रकार के संज्ञा हो गए। अब तो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ लिया संज्ञा सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक एक संज्ञाओं को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। ये संज्ञा व्यक्ति विशेष होता है, पॉइंटों से समझते हैं। ये संज्ञा कैसा होता है? व्यक्ति विशेष, जैसे रमेश, दिनेश, महेश, गणेश, रीना, राम, गीता, सरिता इत्यादि। ठीक है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी का नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो रमेश एक है, रमेश, गणेश, सीता, गीता, किसी का भी नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए आगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत केवल एक वस्तु का बोध होता है। ध्यान देना है इस चीज को, इस पॉइंट को। केवल एक वस्तु का बोध होता है। तो रमेश एक ही वस्तु का बोध हुआ, एक ही व्यक्ति का बोध हुआ, रमेश, गणेश, सीता, गीता। ठीक है, ये एक केवल एक वचन में है। कितने वचन में? एक वचन में। तो केवल एक वस्तु का जहां बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक वस्तु का, जैसे रामायण, रामायण एक है, एक वचन में है। रामायण एक वस्तु है। ठीक है, तो एक वचन हुआ, व्यक्तिवाचक रामायण। ठीक है, गीता, राम, श्याम इत्यादि ये सभी एक वचन के अंतर्गत है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, ये संज्ञा वनली केवल एक वचन में ही होता है, इसका बहुवचन होता ही नहीं। आइए आगे। जैसे राम, राम का रामे नहीं होगा, क्योंकि राम का हम सोचे बहुवचन बनाए तो राम का रामे लिख दे तो ये गलत है, होता ही नहीं। जैसे गीता, गीता का गीते शब्द नहीं होता, ये गलत है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, केवल एक वचन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं? एक ट्रिक है, जैसे देश का नाम, भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, इंग्लैंड, रूस, जितने भी देश के नाम हैं हमारे, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चीन है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, भारत है, पाकिस्तान है, ये सब क्या है? देश है। देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए फिर आगे चलते हैं। स्थानों का नाम, जो स्थान है, जैसे आगरा है, दिल्ली है, बनारस, महोबा, श्रीनगर, लखनऊ, ये सब स्थान है। ठीक है, स्थानों के नाम भी बहुवचन नहीं होते, एक वचन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्थान में जिला तो है ही, जिला के साथ साथ जैसे स्टेट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिला भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब कस्बे आ जाएं, आप लोगों के गांव का जो नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नदियों के नाम, वो समुद्र के नाम, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, जितने भी नदी हैं, समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब एक ही तो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कितने हैं? व्यक्तिवाचक। तो नदियों के जितने भी नाम हैं, नदी शब्द नहीं, नदियों के नाम, जितने भी नाम आएंगे, गंगा, यमुना, गोदावरी, बेतरती, ब्रह्मपुत्र इत्यादि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर, ये सब तो समुद्रों के नाम है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आपके सामने यहां उपस्थित है पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, अरावली, सुमेरु, माउंट एवरेस्ट इत्यादि, जितने भी पर्वत के नाम हैं वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, पर्वतों के नाम। आगे आगे चलते हैं। ग्रंथों के नाम में श्रीमद् भगवद गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, ये हो गया। कुरान व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाइबल व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुराण, रामायण, ठीक है, महाभारत, रामचरितमानस, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्योहारों के नाम में देख लो, दीपावली, दशहरा, होली, एकादशी, मकर संक्रांति इत्यादि,
ये सभी जो त्योहारों के नाम हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए मेलों के नाम, जैसे कुंभ मेला है, कजरी मेला है, सोनपुर मेला है, जितना भी मेलों के नाम हैं, मेला जो लगते हैं प्रसिद्ध मेला, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, मेलों के नाम। महीनों के नाम में आते हैं, आपके सामने उपस्थित है महीनों के नाम, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जनवरी फरवरी, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, ठीक है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दिनों के नाम में सोमवार मंगलवार बुधवार संडे मंडे इत्यादि, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के सब मोटे मोटे तरीके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है पहचानने के लिए। तो आप लोग जो है इन सभी पॉइंटों को अपने दिमाग में पूरे अच्छी तरह से तैयार करके डाल लें, ताकि प्रतियोगी परीक्षा में यहां संज्ञा से कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, एक भी प्रश्न अगर छूटा तो हमारा सपना टूटा। आइए आगे चलते हैं। शेष क्या क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? शेष में क्या है? युद्ध के नाम, जितने भी इतिहास पढ़ो, इतिहास में जितने भी युद्धों के नाम आए हैं, लड़ाइयों के नाम, वो सभी युद्धों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समाचार पत्रों के नाम, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समाचार पत्र जितने हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो एक पॉइंट है यहां से, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ये तो युद्ध और समाचार हो गया। आगे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा लुप्त हो सकती है। जी हां, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो लुप्त हो सकती है, समय के साथ खत्म भी हो सकता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा समय के साथ लुप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है, ठीक है, और उसका कोई नाम याद या पहचान खत्म हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जैसे सरस्वती, सरस्वती क्या है? एक नदी का नाम है। सरस्वती एक नदी है, वो लुप्त हो गई, ठीक है, गंगा है यमुना है, लेकिन सरस्वती क्या है? लुप्त हो गई। सरस्वती नदी कोई है ही नहीं, यानी पहले थी अब वो लुप्त हो गई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो सकता है? लुप्त हो सकता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा लुप्त हो सकता है, ठीक है। जैसे सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी क्या है? लुप्त हो गई है, ठीक है। सरस्वती नाम देखिएगा, कौन सी नदी? सरस्वती। नदी कभी नहीं लुप्त होती, ध्यान देना। नदी एक शब्द है, ये जातिवाचक शब्द है। नदी के अंतर्गत बहुत सारे नदियां आते हैं, गंगा यमुना सरस्वती। अब देखो नदी एक शब्द है, नदी, नदी क्या है? जातिवाचक। और नदी में से कौन सी नदी? अब ये व्यक्तिवाचक है, जो उसका नाम लोगे ना, गंगा यमुना सरस्वती, ये सब जातिवाचक हो जाएंगे, सॉरी व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। और ये सब है क्या? नदी। नदी एक जाति है, नदी क्या है? जाति। आगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बदला जा सकता है, पॉइंट है, पॉइंट ये देखो, एक दो पॉइंट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बदला जा सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लुप्त हो सकती है। दोनों पॉइंटों को नोट करिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बदल भी सकते हैं, जैसे बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बनारस को काशी वाराणसी बदल दिया, ठीक है। जैसे मोदी जी, हमारे योगी जी क्या है, आजकल नाम बहुत बदल रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिनका जिनका नाम बदला सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे आपका ही नाम है, स्कूल का तो राम सिंह है, घर का कलुआ नाम है, बदल गया, ठीक है, बदल रहा है ना नाम, एक ही व्यक्ति के कई नाम हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि फैजाबाद, पहले एक नाम था फैजाबाद, बाद में उसका नाम अयोध्या पड़ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फैजाबाद क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बदला जा सकता है, यानी अयोध्या। इलाहाबाद, नाम क्या था? इलाहाबाद, अब क्या हो गया? प्रयागराज, बदला जा सकता, इलाहाबाद को बदल दिए प्रयागराज। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बदला जा सकता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा लुप्त हो सकती है। आइए आगे चलते हैं। बदला जा सकता है, इसमें देखो कुछ बदल के दिखाया गया कि बनारस को वाराणसी में बदल दिया गया, गुड़गांव को गुरुग्राम में बदल दिया गया, फैजाबाद को अयोध्या में और इलाहाबाद को प्रयागराज में बदल दिया गया। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
ये सभी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला पॉइंट हमारा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा स्थायी नहीं रहती। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो स्थायी नहीं, वो खत्म हो सकता है, नया आ सकता है, जा सकता है, ठीक है, स्थायी कभी नहीं रहता। व्यक्तिवाचक संज्ञा स्थायी नहीं रहती, ठीक है। इसमें है जैसे गाय, नीलगाय, बकरी, आज है कल नहीं रहेगी, ये स्थायी नहीं है, ठीक है। गाय है, आज है कल नहीं रहेगी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? स्थायी नहीं रहेगी, ठीक है। उदाहरण में क्या है? जैसे गाय, नीलगाय, बकरी। अब जैसे हमारे यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे गिद्ध व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पक्षियों में क्या है? गिद्ध। गिद्ध जो था व्यक्तिवाचक था, लेकिन पहले था, अब नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये क्या? स्थायी नहीं रहता, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्थायी नहीं रहता। डायनासोर व्यक्तिवाचक संज्ञा, डायनासोर था लेकिन खत्म हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा स्थायी नहीं है, नहीं होते, ठीक है। वो जो आज है भविष्य में कोई जरूरी नहीं है कि वो रहे, खत्म हो सकता है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान है। आइए नोट में है, नोट ध्यान देना यहां पर। यहां जो गाय शब्द है, ये जो जैसे में आया ना गाय शब्द, यहां गाय शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु किसी वस्तु का शाखा बना दिया जाए। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा, मैंने ये कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, गाय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसके लिए एक पॉइंट मैंने बनाया। कुछ लोगों के दिमाग में या कहीं किसी किताब में आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं, गाय तो जातिवाचक है। तो जातिवाचक कब होगा गाय? अभी तो गाय व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक कब होगा? जब किसी वस्तु का हम पार्ट बना दें, शाखा, क्या कर दें? किसी वस्तु का शाखा बना दिया जाए, तो वह जिस वस्तु का शाखा बन रहा है वो जातिवाचक हो जाएगा, और उससे जो शाखा जितने निकल रहे हैं वो सब व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। देखो आगे, वो वस्तु जातिवाचक हो जाता है। जैसे गाय है, गाय क्या है? व्यक्तिवाचक है। गाय क्या है? व्यक्तिवाचक है। पर गाय की एक वैरायटी है जिसका नाम है थारपारकर। एक गाय की वैरायटी है थारपारकर। कौन सी गाय भैया? थारपारकर। तो थारपारकर क्या है? व्यक्तिवाचक, और गाय अब हो गई जातिवाचक। गाय क्या हो गई? जातिवाचक, क्योंकि गाय का एक शाखा बनाया गया। गाय कौन सी गाय? थारपारकर। देसी, जर्सी, साहीवाल गाय, ये सब गाय का नस्ल है। तो नस्ल क्या है? वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसकी नस्ल है? गाय की। तो गाय अब जातिवाचक हो गई। गाय एक जाति का, गाय जाति के थारपारकर एक गाय है। गाय जाति के साहीवाल एक गाय है। तो थारपारकर, साहीवाल ये हो गए व्यक्तिवाचक, और गाय हो गया जातिवाचक। आइए आगे चलते हैं। जैसे साहीवाल, जर्सी इत्यादि, ये सभी व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, गाय जातिवाचक हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा को कंप्लीट किया। अब आते हैं यहां पर आपके सामने दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के सारे पॉइंटों को दिमाग में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। जहां वहां जो नहीं था अब यहां रहेगा, वहां जो एक वचन में थे अब यहां दो वचन में होंगे, मतलब बहुवचन में होंगे। वहां जो स्थायी नहीं था अब वहां स्थायी रहेगा, ठीक है। उसी का अपोजिट आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही अपोजिट है जातिवाचक संज्ञा। आइए इसको पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। पहला पॉइंट है, इस संज्ञा के अंतर्गत संपूर्ण जाति का बोध होता है। जी हां, जातिवाचक, इसका नाम ही है जातिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत संपूर्ण जातियों का बोध होता है। कौन सी जाति का है भैया? जानवर हो, जानवर एक जाति है, लेकिन जानवर में किसी जानवर का नाम ले लिए तो व्यक्ति हो जाएगा। पक्षी एक जाति है। पक्षी क्या है? जाति, पक्षी जाति। अब किसी पक्षियों में किसी भी पक्षी का नाम लिखा हुआ, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन पक्षी कहने से इसका तात्पर्य यह हो रहा है कि पक्षी के अंतर्गत जितने भी पक्षी हैं, कौवा, कोयल, कबूतर, मोर इत्यादि जितने पक्षी हैं, सारे पक्षी आ जाते हैं पक्षी शब्द के अंदर। तो पक्षी क्या है? जातिवाचक, ठीक है। और ठीक उसी तरह से यहां पर देखिएगा, जैसे लड़का, लड़का जातिवाचक है। लड़का, अब लड़के सभी हैं, और लड़कों में किसी का मैंने नाम ले लिया, दिनेश। लड़का तो है, लेकिन अब दिनेश नाम उसका रख दिया, तो अब वो हो गया व्यक्तिवाचक। लड़का क्या था? जातिवाचक।
तो लड़का शब्द जातिवाचक है, और लड़का में किसी भी लड़के का नाम ले लोगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और लड़का लड़का कहने से क्या होता है, कि भाव आता है कि लड़का में बहुवचन, सभी लड़के आ गए, लड़का कहने से सभी लड़के आ गए। कौन सा लड़का, अब लेंगे राम, अब ये व्यक्तिवाचक, ठीक है, नाम आ जाएगा व्यक्तिवाचक। आइए आदमी, अब आदमी में बहुत सारे आदमी हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर जितने लोग सब आदमी हैं, ये जातिवाचक है। ये क्या है, जातिवाचक। और आदमियों में किसी भी एक आदमी का नाम ले लो, सुरेश, अब व्यक्तिवाचक। सुरेश क्या, व्यक्तिवाचक। आदमी क्या है, जातिवाचक। घर, अब घर बहुत सारे हैं, कौन सा घर, घर 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, मॉडर्न घर, देसी घर, ग्रामीण घर तो सभी हैं। अब घर में कौन सा घर, और नाम लेंगे व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन घर क्या है, जातिवाचक हो जाएगा। घर जातिवाचक। पशु, पशु नाम लेने से पशु में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जितने भी पशु हैं सब पशु के अंतर्गत आ गए, ठीक है। लेकिन पशु जो शब्द है वो जाति है, पशु जात, पशु क्या है, जात, ठीक है। पक्षी, पक्षी मैंने अभी उदाहरण बताया, पक्षी क्या है, पक्षी जाति। महिला जाति है, महिला जाति, पुरुष जाति, मानव जाति, पक्षी जाति, गाय जाति, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। कौन से है, गाय, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सदैव बहुवचन में होते हैं। किस वचन में होते हैं, बहुवचन। जी हाँ, ध्यान देना, ऊपर हम लोगों ने व्यक्तिवाचक पढ़ा, व्यक्तिवाचक में यह पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होते हैं, और जातिवाचक उसी का उल्टा, जातिवाचक कहता कि नहीं बहुवचन में होंगे। किस वचन में होंगे, बहुवचन में। आइए कुछ पॉइंट और नीचे देखते हैं, आपके सामने है। पशु पक्षियों के नाम, जैसे कुत्ता, हाथी, बिल्ली, घोड़ा, तोता, मैना, उल्लू, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे कुत्ता है, ठीक है, और कुत्ते की नस्ल बहुत होते हैं, वैरायटी बहुत होते हैं। अब जैसे मैंने गाय वाला उदाहरण दिया ना, गाय शब्द को, गाय शब्द क्या है, जातिवाचक हो गई। गाय का मैंने अगर शाखा निकाल दे, थारपारकर, साहिवाल, देसी, जर्सी, अब ये सभी हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, और गाय है जातिवाचक, गाय एक जाति हो गई। उसी तरह कुत्ते के बहुत सारे नस्ल होते हैं, कुत्ता जाति है, किस जाति का कुत्ता है उसका नस्ल के ऊपर डिपेंड करेगा, तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, उसका नाम बता देंगे। लेकिन वैसे कुत्ता, ये कुत्ते जाति के हैं, कुत्ता क्या है, जातिवाचक। हाथी, बिल्ली, सब जातिवाचक हो गए, ठीक है। प्राकृतिक वस्तु, जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब पेड़ पौधे में, पेड़ का मतलब, वृक्ष का मतलब होता है कि सभी पेड़ पौधे आ गए, पेड़ बोलने से सभी पेड़ पौधे आ गए, ठीक है। अब किसी एक पेड़ का अगर हम नाम ले लें तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे पेड़, आम का पेड़, अब ये हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन पेड़ कहने से तो आपको दिमाग में ना जाने कौन सा पेड़ दिमाग में आया, तो ये क्या है, जातिवाचक। पर्वत, ये पर्वत शब्द क्या है ना, ये जातिवाचक है। लेकिन पर्वत में नाम ले ले हिमालय, अब हिमालय व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अरावली व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन पर्वत क्या है, जातिवाचक। ठीक उसी तरह से नदी, नदी जातिवाचक है, लेकिन अगर कह दे गंगा तब हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक। यमुना व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी जातिवाचक, बहुवचन है। और प्राकृतिक जो आपदा, भूकंप, ज्वालामुखी है, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नोट, यहां पर्वत नदी से आशय उसके नाम से नहीं है, पर्वत नदी माने गंगा या हिमालय उसके नाम से नहीं है, उनके शब्दों से। जैसे पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, पर अगर हम कहें कि हिमालय, पर्वत का नाम ले लिया हिमालय, तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। पर्वत तो जातिवाचक है, लेकिन कौन सा पर्वत नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक। इसी तरह नदी जातिवाचक संज्ञा है, पर गंगा कहेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पद के नाम यानी शिक्षक, जैसे क्या है, शिक्षक है, प्रिंसिपल है, चपरासी है, लिपिक है, कानून गो है, जिलाधिकारी है, सीडीओ, बीडीओ, जितने भी पद हैं, ठीक है, जो अधिकारियों के पद होते हैं, शिक्षक, चपरासी से लेके जो भी छोटा मोटा पद हो,
जितने भी पद हो, कैसो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पद हो, प्राइवेट सेक्टर में भी पद हो, ग्राम प्रधान पद, पद हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पद का जो शब्द बनता है वह हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पुलिस जाति है, जातिवाचक संज्ञा। पुलिस में कौन सा पुलिस? अब किसी पुलिस का हम नाम ले लेंगे तब व्यक्तिवाचक होगा। नाम नहीं ले, पुलिस में सब आ गए, महिला पुरुष सब आ गए, तो ये जातिवाचक हो गए। आइए आगे देखते हैं। पहनावे ओढ़ावे का नाम, ओढ़ने, पहने ओढ़ने का, जैसे कुर्ता पैजामा, सूट, घाघरा, साड़ी, टोपी, रजाई, कंबल, ठीक है, चादर इत्यादि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी पहने ओढ़ने का आइटम है, वस्तु हैं, वो सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे चलते हैं। बर्तनों के नाम, कुकर, थाली, प्लेट, चम्मच इत्यादि, जितने भी बर्तन हैं हमारे, सारे बर्तनों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा कभी लुप्त नहीं होती। पॉइंट इसको नोट करिएगा। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा लुप्त हो सकती है, जैसे सरस्वती नदी, मैंने ये उदाहरण दिया ना, सरस्वती नदी लुप्त हो गई, ठीक है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा कभी लुप्त नहीं हो सकती। जैसे में एक शब्द आया है नदी, नदी जातिवाचक संज्ञा है। सरस्वती लुप्त हो सकती है, गंगा लुप्त हो सकती है, यमुना लुप्त हो सकती है, लेकिन नदी नाम का जो शब्द है नदी, ये कभी लुप्त, आजीवन कभी भी लुप्त नहीं होगी। नदी शब्द हमेशा बना रहेगा, ये लुप्त नहीं होगा। उसकी शाखा लुप्त हो सकती है। नदी का शाखा क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नर्मदा, ताप्ती इत्यादि, ये सब शाखाएं लुप्त हो सकती हैं, लेकिन नदी वो लुप्त नहीं होगी। जातिवाचक संज्ञा कभी लुप्त नहीं होती। जातिवाचक संज्ञा कभी भी बदला नहीं जा सकता। अच्छा, व्यक्तिवाचक तो बदला जा सकता था, ऊपर हम लोगों ने ये पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बदल सकते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा को हम बदल नहीं सकते, कभी भी नहीं बदल सकते। जैसे शहर, ऊपर तो हम लोगों ने बनारस को वाराणसी बदल दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज बदल दिया, फैजाबाद को अयोध्या बदल दिया, लेकिन वह व्यक्तिवाचक था जो बदला जा सकता था, लेकिन यह जातिवाचक है जो कभी बदला नहीं जाता। जातिवाचक संज्ञा कभी बदलता नहीं। जैसे एक जातिवाचक है, एक शहर, शहर शब्द जातिवाचक है, शहर को आप बदल ही नहीं सकते। क्या बदलोगे बताओ, क्या रखोगे शहर का नाम? कभी नहीं बदल सकते, शहर जातिवाचक है, ठीक है। तो शहर के अंतर्गत हम किसी का नाम नहीं लिए, शहर तो सभी है, महोबा शहर है, शहर है, शहर शब्द नहीं बदल सकते। महोबा का नाम बदल सकते हैं क्योंकि ये व्यक्तिवाचक है, महोबा व्यक्तिवाचक है, लेकिन शहर जातिवाचक है। जातिवाचक कभी बदला नहीं जा सकता, ठीक है। जातिवाचक वस्तुएं स्थायी रहती हैं। जी हाँ, ऊपर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक वस्तुएं कभी स्थायी नहीं रहती, लेकिन जातिवाचक वस्तु हमेशा हमेशा नितांत स्थायी रहती है, ठीक है। जैसे पशु कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, पशु कभी खत्म नहीं हो सकता। उसके अंतर्गत उसके जितने शाखा है ना, बटे हैं, वो खत्म हो सकते हैं, क्योंकि पशु शब्द जो है वो कभी खत्म नहीं, ये स्थायी रहता है, पशु कभी खत्म नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। आपके सामने है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा, जिन शब्दों से धातुओं एवं द्रव और द्रव्यों में अंतर है। द्रव का मतलब तरल पदार्थ, और द्रव्य माने कोई भी द्रव्य, ठोस वस्तु, द्रव्य, सभी द्रव्य है, ठीक है, का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, डीजल, पानी, पैसा, रुपया, ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सब द्रव्य है, इसमें कुछ धातु भी है, कुछ द्रव भी है, जैसे डीजल, पानी, पेट्रोल, ये द्रव है, कुछ द्रव्य भी है, पैसा, रुपया, ठीक है। ये द्रव्यवाचक के संज्ञा के अंतर्गत ये सभी शब्द आते हैं। ऐसे शब्द द्रव्यवाचक होते हैं। आइए आगे। द्रव्य के तीनों अवस्थाएं, द्रव्य के कितने अवस्था होता है? ठोस, द्रव, गैस, इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जी, द्रव्य के जितने अवस्थाएं होते हैं
वो सभी अवस्थाएं इसी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए जो बर्फ है, ठीक है, बर्फ पहले पानी रहा होगा, पानी को जमाने से बर्फ बनता है, फिर उसको खुले में रख दो, गल के उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा। तो ठोस क्या है? बर्फ। ठोस क्या है? बर्फ। बर्फ क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और वही बर्फ गल जाए, पानी हो जाए, फिर भी द्रव्यवाचक संज्ञा। और वही पानी फिर उड़ जाए भाप बन के, तो वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तीनों अवस्थाएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिसे मापा तौला जाता हो है वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हाँ, मापने तौलने वाला चीज, ठीक है, वजन करने वाला चीज जितने भी हैं वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आलू है, प्याज है, शक्कर है, चावल है, गेहूं है, ये सब मापने तौलने वाले चीज हैं। ये सभी कहां आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि आपके दिमाग में बस जिसको जोखा जा सके, मापा तौला जा सके, वो सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो, हाँ, जितने भी आइटम वस्तु हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं वो सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी कुछ उदाहरण हैं, देख लो, आपके सामने हैं। आपके शरीर के लिए दूध, दही, पानी, भोजन, सोना, चांदी, तेल, घी, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये सभी हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए बड़े उपयोगी है। आइए आगे चलते हैं। चौथा हमारा है समूहवाचक संज्ञा। किसको पढ़ेंगे? समूहवाचक संज्ञा को। आइए देखते हैं। जिस शब्द से एक से अधिक लोगों का भाव प्रकट हो वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक से अधिक लोगों का, ठीक है, एक से अधिक लोगों का भाव प्रकट हो जाए, माने कोई ऐसा शब्द हो, ऐसा लगे कि अकेला नहीं, बहुत ज्यादा लोग हैं, कोई ऐसा शब्द आ जाए। जैसे हम बोले झुंड। अब झुंड शब्द से मतलब आप लोग क्या समझे? झुंड मतलब कई लोग, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा समूह हो एक साथ, वो हमारा क्या का? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे यहां पर है हमारे उदाहरण में जनता। जनता कहने से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग, ठीक है, फौजी, पुलिस, सेना, दल, झुंड, परिवार, मंडल, गुच्छा, कक्षा, समिति, जुलूस, भीड़, जितने शब्द मैंने यहां पर उपयोग किए हैं, ये सारे शब्दों को सुनने से ऐसा पता चलता है कि एक से अधिक लोग यहां पर उपस्थित हैं। जैसे एक पुलिस अगर आए तभी हम उसके बाद पुलिस आ रही है, ठीक है, एक आ रही था, और 100 लोग आए तभी हम बोलेंगे क्या? पुलिस आ रही है, यही बोलेंगे ना। तो पुलिस क्या है? समूहवाचक शब्द, ठीक है। झुंड शब्द, समूह शब्द, सभा, सभा शब्द बोल दे, सभा। सभा एक आदमी से कभी हो नहीं सकता, एक से अधिक लोग बैठे होंगे तभी सभा होगा। तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, समूहवाचक संज्ञा। चलिए, समूहवाचक संज्ञा सदैव बहुवचन में होते हैं। जी हाँ, ये सभी बहुवचन में है। जितने भी हैं आपके सामने उदाहरण मैंने लिए हैं, ये सभी उदाहरण समूहवाचक है, यानी कि बहुवचन में होते हैं, सब बहुवचन के शब्द हैं। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। पांचवा हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होते हैं। जी हाँ, पहला पॉइंट इनका नोट करिए। भाववाचक और एक वो व्यक्तिवाचक, ये दो संज्ञा ऐसे हैं जो एक वचन में होते हैं। कितने वचन में? एक वचन में। भाववाचक हमारा एक वचन में होते हैं। जो केवल महसूस किया जाता है वह भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे दुख, सुख, प्यार, नफरत, इसको महसूस किया जाता है। भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देता, इसका नाम भाव। क्या नाम है? भाव। हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न हो उसको कुछ न कुछ नाम देंगे। जो भाव उत्पन्न मेरे हृदय में होता है, आप सभी के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है,
उस भाव के कुछ न कुछ नाम हम लोग रखेंगे और जो नाम देंगे वह आएगा हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। हृदय में अगर किसी के प्रति नफरत उत्पन्न हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ? नफरत। नफरत क्या है? एक भाव। नफरत कभी दिखाई नहीं देता, भाव है। ठीक है, तो वो भाव क्या है? भाववाचक संज्ञा। प्यार, ठीक है, हृदय में उत्पन्न हुआ ना प्यार, तो प्यार क्या है? महसूस करने वाली चीज है, ठीक है, अनुभव करने वाली चीज है, तो ये सब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे है जो दिखाई नहीं देते हैं वे भाववाचक होते हैं। जी हाँ, वही चीज है जो दिखाई नहीं देते। आप सुख दुख देख नहीं सकते ना, अंदर है आपके, देख नहीं सकते। प्यार देख नहीं सकते, जो दिखाई, जो महसूस हो, दिखाई ना दे, वो सभी क्या है? भाव, यानी वो सभी भाववाचक होते हैं। जो नापा तौला नहीं जाता हो वह भाववाचक संज्ञा होते हैं। हाँ, जिसको आप नाप तौल नहीं सकते, वजन नहीं कर सकते, वो सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा। जैसे किसी ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सामने वाले ने कहा कि कितना करते हो? 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 1 पाव, 2 पाव, 1 कुंटल, 2 कुंटल, कितना करते हो? नापा तोला जा सकता है? प्रेम को हम नाप तोल नहीं सकते, इसलिए ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मैं आपसे स्त्रिया करता हूं, नफरत। नफरत, कितने किलोमीटर नफरत करते हो? कितने मीटर नफरत कर, नाप तोल सकते हो उसको? वजन कर सकते हो? कितने किलो करते हो नफरत? नहीं, नापा तोला नहीं जा सकता। तो जो नापा तोला न जा सके वे सभी भाव के अंतर्गत आते हैं। उपर्युक्त संज्ञाओं में कोई ना कोई, उपर्युक्त जितनी संज्ञा है, जैसे नापा तोला न जा सके, प्यार है, घृणा है, स्त्रिया है, क्रोध है, मिठास, बुढ़ापा, इसको नाप तोल नहीं सकते, ये सभी एक भाव है। तो इन्हीं के लिए कहा गया है कि उपर्युक्त संज्ञाओं में कोई ना कोई भाव, गुण, धर्म होगा, वे सभी भाव के अंतर्गत आते हैं। इनके अंदर कोई ना कोई धर्म है, गुण है, क्वालिटी है। ठीक है, ये सभी कहां आते हैं? भाव के अंतर्गत। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्रायः प्रत्यय के निर्माण से होता है। जी हां, भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? प्रत्यय के निर्माण से। आइए देखते हैं, जैसे एक दास शब्द है। क्या शब्द है? दास। दास शब्द को अगर हम प्रत्यय जोड़ दें, त्व प्रत्यय, कौन सा? त्व प्रत्यय, तो शब्द बनेगा दासत्व। क्या बनेगा? दासत्व। ये भाववाचक संज्ञा हो गया। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है। अब लेकिन इसी में हम प्रत्यय जोड़ दें, कौन सा प्रत्यय? पन प्रत्यय। पन प्रत्यय, तो हो गया बचपन। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। क्या हो गया? भाववाचक, इसमें प्रत्यय जुड़ गया। जैसे लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, अगर इसमें हम पन प्रत्यय जोड़ दें तो हो गया लड़कपन। क्या हो गया? लड़कपन। तो ये हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए भाववाचक संज्ञा हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब चलिए कुछ बहुत